में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रगान का अपमान किया। वो राष्ट्रगान के दौरान फोन पर बात करते रहे। फारूक अब्दुल्ला कोलकाता में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। शपथ ग्रहण से पहले जब राष्ट्रगान बज रहा था तब समारोह में मौजूद फारूक अब्दुल्ला खड़े तो हुए, लेकिन अपने मोबाइल पर बात करते रहे। हालांकि जब जी न्यूज ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने राष्ट्रगान के अपमान की बात को बेबुनियाद बताया और कहा कि इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मैंने बातचीत कोई नहीं की, मैं तो राष्ट्रगान गा रहा था। जी, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। मैं तो कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ राष्ट्रगान के खिलाफ। वहीं बीजेपी नेता इसे देश का अपमान बता रहे हैं। हम फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े लीडर से इस प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। नियम के मुताबिक राष्ट्रगान बजने पर सावधान की मुद्रा में खड़े होना जरूरी है। हालांकि किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म या एग्जीबिशन के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं है। ममता बनर्जी दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। कोलकाता में एक भव्य समारोह में मशहूर हस्तियों की मौजूदगी में ममता बनर्जी ने शपथ ली। केंद्र की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली और बाबुल सुप्रियो ने इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। कोलकाता में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने ममता बनर्जी समेत 42 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 28 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल में 17 नए चेहरों को जगह दी गई है। इस शानदार शपथ ग्रहण समारोह में मशहूर हस्तियों का जमावड़ा रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, एम वेंकैया नायडू और बाबुल सुप्रियो भी सेरेमनी में पहुंचे। भूटान के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के मंत्री ने भी समारोह में शिरकत की। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दी। इस समारोह के प्रसारण के लिए दर्जनों की संख्या में एलईडी स्क्रीन्स भी रेड रोड के दोनों तरफ लगाए गए थे ताकि दूर से देखने वालों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना तो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन तोहफे के तौर में उन्होंने 20 किलो इलिश मछली, जिसे हिल्सा भी कहा जाता है, उन तक जरूर पहुंचा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास को लेकर गंभीर है। पीएम ने आज मेघालय की राजधानी शिलांग से एक नए पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की और साथ ही साथ वहां एक नए फुटबॉल स्टेडियम की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेघालय की राजधानी शिलांग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 65वें जनरल सेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि देश का विकास तभी होगा जब इसके सभी क्षेत्रों का विकास होगा। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास को तय करने के लिए गंभीर कोशिश कर रही है। On the development of the northeastern region through its proactive Act East policy. पीएम ने नॉर्थ ईस्ट के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े लोगों से बातचीत के दौरान नॉर्थ ईस्ट के लिए नई पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत भी की। पीएम ने शिलांग में एक फुटबॉल स्टेडियम की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम की यह पहली शिलांग यात्रा है। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं ने देश के गरीब परिवारों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने रिपोर्ट कार्ड में मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज को पूरे नंबर दिए। शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने करप्शन फ्री सरकार देने का काम किया है और विपक्ष भी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकती। कि हमने एक निर्णायक सरकार देश को देने का काम किया, जो सरकार कि हमने
एक निर्णायक सरकार देश को देने का काम किया। नीतियां बनाती है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नीतियों का क्रियान्वयन भी कराती है। मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को गिनवाते हुए अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाओं पर आगे बढ़ रही है। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अपना जीडीपी चीन से भी आगे रहा है। आईएमएफ भारत के अर्थतंत्र के लिए काफी आशावादी है। अमित शाह ने बताया कि सरकार अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विकास पर्व नाम के एक कार्यक्रम चला रही है, जिसके लिए 30 टीमें बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर किया गया, वहीं कुपवाड़ा में 4 आतंकवादियों को मारा गया। कुपवाड़ा में एक सैनिक भी शहीद हो गया। सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कुछ इस तरह 2 आतंकियों को ब्लास्ट कर घर समेत उड़ा दिया। आज सुबह से ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बारामूला के कुंजेर इलाके में मुठभेड़ चल रही थी। 2 आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे। सेना ने बम धमाका कर उन्हें मार गिराया। हालांकि इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी जख्मी हो गया। वहीं कुपवाड़ा के नौगाम में एक अन्य मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया। We offered the militants surrender, but instead they fired upon the searching parties. We have coordinated target house जहाँ पे militant छुपे हुए थे और वहीं से फायर भी आ रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में सेना पर हमले बढ़े हैं। गुरुवार को पुलवामा में राष्ट्रीय राइफल्स पर ग्रेनेड हमला हुआ, तो वहीं बुधवार को श्रीनगर में पुलिस के 2 ठिकानों पर आतंकी हमला हुआ था। हरियाणा में हुए बस में धमाके की जांच में एनआईए एसआईटी की मदद करेगी। वहीं आईबी इस धमाके से जुड़े कई अहम सबूत तलाश रही है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की बस में कल आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 9 लोग जख्मी हुए थे। जांच के लिए एनआईए की टीम धमाके की जगह पहुंची। अगर धमाके में आतंकी साजिश के तार जुड़ते दिखते हैं तो एनआईए जांच अपने हाथ में ले सकती है। हरियाणा के डीजीपी की गुजारिश के बाद एनआईए की टीम इस मामले में एसआईटी की मदद करेगी। हरियाणा सरकार ने जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एडीजी शत्रुजीत सिंह को एसआईटी की कमान सौंपी गई है। वहीं हरियाणा की आईबी टीम की यूनिट कुरुक्षेत्र में धमाके वाली जगह पर पहुंची। टीम के एक्सपर्ट्स ने बस के अंदर से फॉरेंसिक सैंपल्स इकट्ठे किए। पुलिस ने धमाकों में आईडी के इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई। पुलिस को मौके से 12 वोल्ट की एक जली हुई बैटरी के कुछ तार भी मिले हैं। जो एक तो बैटरी रिकवर हुई है और कुछ सर्किट का सामान भी रिकवर हुआ है, जो आईईडीज का। अभी तो इन्वेस्टिगेशन में पता लग गया है, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने यहाँ पे प्लांट किया हो। कुरुक्षेत्र के पिपली गांव में जीटी रोड पर बस में करीब 2:30 बजे धमाके हुए थे। इस धमाके को बस की सीट के ऊपर बने रैक में रखा गया था। अयोध्या में बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम पर केस दर्ज होने के बाद भी बजरंग दल पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। बजरंग दल ने अब नोएडा में एक ट्रेनिंग कैंप लगाया, जहां बच्चों को तलवार और बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। विपक्ष ने इसे माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया है। दिल्ली के पास नोएडा के एक स्कूल में बजरंग दल के सैकड़ों सदस्यों की हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हुए। कैंप में तलवार बंदूक के साथ सदस्यों को आत्मरक्षा के बारे में बताया गया कि कोई आतंकवादी की तैयार नहीं किए जा रहे। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, वो क्रांतिकारी था, है और रहेगा। कांग्रेस ने कैंप में हथियारों की दी जा रही ट्रेनिंग को देश और खासकर यूपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया। साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वो इस तरह का वातावरण पैदा करके लोगों को बांटने की राजनीति करके आगे चलकर दंगों की शक्ल इख्तियार करना इसका यकीनी दिखाई देता है। वहीं जेडीयू भी बच्चों को खुलेआम दी जा रही हथियारों की ट्रेनिंग को सही नहीं मानती। दरअसल ये लोग समझ गए हैं कि जहां दंगे फसाद होंगे वहीं हम जीत सकते हैं।
हालांकि बीजेपी ने इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का विपक्ष का तरीका बताया। कुछ दिन पहले भी अयोध्या में बजरंग दल के कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें एक खास समुदाय के लोगों को आतंकवादी बताया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आयोजक पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी। हरियाणा के डीजीपी केपी सिंह ने विवादित बयान दिया है। डीजीपी केपी सिंह के मुताबिक अगर कोई अपराधी किसी की मां या बहन की बेइज्जती करता है तो उसकी जान लेने का अधिकार है। किसी के घर, मकान, दुकान को जलाता है, अगर कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है तो कानून एक आम नागरिक को भी अधिकार देता है कि वो उसकी जान ले। आप देख सकते हैं कि कैसे हरियाणा के डीजीपी केपी सिंह आम आदमी को अपराध करने की नसीहत दे रहे हैं। वो कैसे आम जनता को कानून तोड़ने के लिए उकसा रहे हैं। हरियाणा के डीजीपी केपी सिंह ने ये भी कहा कि अगर कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो आम आदमी को भी ऐसे अपराधी को जान से मारने का अधिकार है।